नमस्कार दोस्तों, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पिछले वीडियो में हमने पंवार शासकों की अलग-अलग कार्यप्रणालियों को एक-एक करके समझा। अलग-अलग शासकों के बारे में हमने बहुत विस्तार से समझा। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंवार कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, पंवार शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो चंद शासकों की भांति जो गढ़ नरेश के पंवार शासक थे, उनके राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भी जो गढ़ नरेश होता था वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि उसके पुत्र को बोलते थे युवराज टीका या कुमार। यानी सर्वोच्च अधिकारी होता था राज्य का गढ़ नरेश, उसके पुत्र को बोलते थे युवराज टीका या कुमार। राजा के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था दीवान या वजीर। मतलब ऐसे ही एक ही पद था, दीवान या वजीर। लेकिन सुदर्शन शाह के समय में दोनों पदों पर, दीवान पर भी और वजीर पर भी अलग अलग व्यक्ति आसीन थे। जहाँ वजीर पर दुर्गादत्त पैन्युली था, तो वहीं जो दीवान था उस पद पर ज्वालादत्त बहुगुणा जो है ज्वालादत्त बहुगुणा वजीर दीवान के पद पर थे सुदर्शन शाह के समय में। कीर्ति शाह के समय में हरिकृष्ण रतोड़ी वजीर पद पर, जबकि तिलाड़ी कांड के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे चक्रधर जुयाल, जिन्होंने वो नरेंद्र शाह के समय के दीवान थे, जिन्होंने तिलाड़ी कांड के दौरान निहत्ती जो जनता थी उस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये चक्रधर जुयाल जो थे नरेंद्र शाह के समय के दीवान थे। बात करें पंवार कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका विभाजन कैसा था। सबसे ऊपर था ठाणा, उसके नीचे परगना, फिर पट्टियाँ, उसके बाद ग्राम। सुदर्शन शाह के समय में राज्य 4 ठाणों में विभक्त था, जो कि सबसे बड़ी इकाई थी अभी प्रशासन की राज्य के अंदर, वो भी 4 भागों में विभाजित थी सुदर्शन शाह के समय में। बाकी जो परगने की व्यवस्था थी वो सुपरवाइजर देखता था, और सुपरवाइजर लगभग कानून गो के समान था जो अंग्रेजों के समय हुआ था। और परगने के बाद परगने के बाद जो पट्टियाँ आती थी, और पट्टियों का जो शासन था वो पटवारी के पास होता था, जो कि एक राजस्व अधिकारी था। परगनों में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाना कहते थे। यानी प्रशासन की जो दूसरी इकाई थी परगना में राजस्व वसूली का काम करते थे थोकदार। इनको कमीण या सयाना भी बोलते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। हर जगह लगभग ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसी तरीके से पंवार शासकों में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम था ग्राम, और इसके मुखिया को बोलते थे प्रधान, जो कि एक वंशानुगत पद होता था। यानी अगर कोई इस पद पर कोई प्रधान के पद पर अगर किसी को रखा गया है तो उसके बाद फिर उसका बेटा इस पद पर रहेगा। इस तरीके से ये जो पद था प्रधान का वंशानुगत पद था, जो कि ग्राम प्रशासन की सबसे जो ग्राम प्रशासन था उसका मुखिया था। आगे देखें तो पंवार राजाओं के नाम के साथ रजबार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो जगतपाल के ताम्रपत्र में मिलता है। यानी जगतपाल शासक के ताम्रपत्र से पता चलता है कि पंवार राजाओं के नाम के साथ रजबार शब्द जोड़ा गया था। एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी राज्य जो है उसमें युवराज को रजबार कहते थे। आगे देखें तो गढ़ नरेशों की जो सैनिक व्यवस्था थी और उनके जो पदाधिकारी थे उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था मुख्तार, और गढ़ सेना पलटनों में विभक्त थी, जिन्हें सलाण, बधान और लोहा आदि नामों से पुकारते थे। प्रत्येक जो परगना था, प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को बोलते थे फौजदार। राजकीय कार्यालय का महानिदेशक होता था दफ्तरी, और गढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था, जिसके लिए मौला राम ने ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया था। अब इसकी भू व्यवस्था के बारे में देखिए, गढ़ राज्य के पंवारकालीन जो शासक था उसकी भू व्यवस्था कैसी थी। तो भूमि का स्वामित्व, तो इसमें भी राज्य था, भूमि का स्वामित्व तो राज्य में निहित था, और राज्य की आय का जो मुख्य साधन था वो था सिरती या भूमिकर। राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व तो दूसरे को देता था, जैसे संकल्प या विष्णु प्रीति, वो विद्वानों या ब्राह्मणों को देता था भूमि। रौद ऐसी भूमि थी जो वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। बाकी राज्य के अधिकारियों को जागीर के रूप में भूमि दान में दी जाती थी। राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को बोलते थे आसामी। यानी राजा
आज्ञा देता था और राजा की आज्ञा के आधार पर आसामी लोग कृषि भूमि में कृषि करते थे। आसामी भी 3 प्रकार के होते थे, एक होता था खाईकर, दूसरा सिरतान और तीसरा होता था मौरूसीदार। इनको एक एक करके समझे तो खाईकर जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था और एक निर्धारित रकम इसको देता था। सिरतान भी मौरूसीदार या खाईकर को उसकी भूमि हेतु सिरतिर या नगद दिया करता था। जबकि मौरूसीदार की बात करें तो ये वो व्यक्ति होता था जो राजा की आज्ञा से कृषि कार्य अपनी स्वतंत्रता पूर्वक करता था और राजस्व किसी मिडिल मैन को न दे करके सीधे जो राजस्व था वो सीधे राजा को देता था, उसको बोलते थे मौरूसीदार। आगे देखिए तो थातवान की भूमि पर बसे किसान थातवान के खाईकर कहलाते थे, जिससे वह कभी हटा सकता था, कभी भी उनको हटा सकता था। और पंवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे। नापतोल की जो पद्धति थी इस समय वो थी ध्युली पाथा, जिसका प्रचलन कराया था अजय पाल ने। और औताली भूमि लावारिस भूमि होती थी, जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी। गयाली भूमि वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस गया, उसको बोलते थे गयाली भूमि। अगली भूमि है मोयाली भूमि, यानी वह भूमि जिसके भूस्वामी की हो गई है मृत्यु, उसको बोलते थे मोयाली भूमि। और अंत में गढ़ राज्य में भूमि मापन की सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई थी ज्यूला और सबसे छोटी भूमि मापन की इकाई थी मुट्ठी। तो ये था आज का पंवार कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी भू व्यवस्था के बारे में, और विभिन्न जो पदाधिकारी थे उनके क्या क्या काम थे।